नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार से शुरू हुई थी मामूली बात। रामचरितमानस के एक दोहाई चौपाई को लेकर एक मुद्दा शुरू हुआ था। ढोर गवार सूद पशु नारी, जे सब ताड़न के है अधिकारी। बिहार के मिनिस्टर ने जब यह बयान दिया तो लगा कि भूचाल आ जाएगा, इस मिनिस्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, मगर उसके बाद आग चिंगारी उत्तर प्रदेश तक आ गई। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को लपका और इस चौपाई की आड़ में शूद्र पशु नारी, उन्होंने महिला शक्ति को और पिछड़ों और दलितों को संदेश देने की कोशिश करी कि इस तरह के ग्रंथों में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका वर्चस्व है, पिछड़ों और दलितों की कोई कहीं जगह नहीं है। मतलब धार्मिक मुद्दे को जातीय रंग देने की कोशिश की गई। दरअसल विपक्ष जानता है कि 2024 में हिंदुत्व की प्रचंड आंधी आने वाली है। राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। मथुरा की चिंगारी धीरे धीरे सुलगाई जा रही है। काशी का मुद्दा गर्म किया जा रहा है। तो जो नारा लगा करता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, सब विपक्ष समझ गया था कि अब ये 2024 में हिंदुत्व का प्रचंड वेग चलाया जाएगा। आखिर इस पे काबू पाया जाए तो कैसे पाया जाए? इस पर काबू पाने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि पिछड़ों को, दलितों को ये संदेश दे दो कि चाहे वो मनुस्मृति हो या बाकी धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें पिछड़ों को और दलितों को बहुत उपेक्षित किया गया है, उनको किनारे कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दांव काम आ गया। ऊंची जाति के लोग खास तौर से इसका विरोध करने लगे। जगह जगह समाजवादी पार्टी पर हमला करने लगे। समाजवादी पार्टी के अंदर भी बगावत तेज हो गई। ऊंची जातियों के कुछ नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया और जब आग भड़क गई तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब धार्मिक मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, हमें केवल जातीय जनगणना पर बात करनी है और सरकार की नीतियों पर बात करनी है। अखिलेश यादव ने यह बात तब कही जब तक पिछड़ों और दलितों में संदेश जा चुका था। आज विधानसभा पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। पहली शुरुआत पत्रकारों को अपमानित करने, उन्हें बेइज्जत करने, उन्हें लत्याने, धकेआने, बदसलूकी करने, इन तमाम चीजों से हुई। दरअसल चाहे बीबीसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पत्रकार हो, भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें मानती हैं कि पत्रकारों को जितना धकेआया जाए उतना बेहतर है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार पार्ट 1 में सैकड़ों पत्रकारों पे एफआईआर हुई, जांचें हुई। हालांकि पार्ट 2 में योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं कि दिल्ली जाना है तो इस तरह मीडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो पार्ट 2 में मीडिया के प्रति उनका रवैया बदला है, लेकिन यूपी के अफसर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सूचना विभाग में सचिवालय पास हो, गाड़ी पास हो, विधानसभा पास हो, पत्रकार परेशान हो रहे हैं। और आज पत्रकारों को विधानसभा में बहुत बेइज्जत और बहुत अपमानित किया गया। मार्शल के जरिए उनको बाहर धकेला दिया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सब विधायकों के साथ विधानसभा में कसकर मुखर होकर नारे लगाते हुए उनके विधायक दिखाई दिए, विरोध करते हुए दिखाई दिए। तो आज का जो विषय है, आज की जो हम डिबेट कर रहे हैं, वो इस बात पे कर रहे हैं, जानने का कोशिश करेंगे देश के पत्रकारों से, राजनीतिक विश्लेषकों से कि 2024 में क्या जातीय जनगणना की चिंगारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। मंडल भारी रहेगा या कमंडल भारी रहेगा, ये आज हम कुछ खास लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। परिचय कराता हूं आपका। मेरे साथ हैं सुशील दुबे जी, लखनऊ के बड़े अखबार के संपादक रह चुके हैं, बहुत अच्छी दृष्टि है, राजनीतिक सोच रखते हैं और बहुत चीजों को गहराई से पकड़ते हैं। प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, प्रबल प्रताप शाही जी हैं, किसानों के मूवमेंट से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े रहे किसान नेता हैं, सामाजिक राजनीतिक पहचान है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और डॉक्टर महेंद्र सिंह, एक काबिल योग्य राजनीतिक विश्लेषक जो अपनी विशिष्ट पहचान से
हम सबको जानते हैं, पहचानते हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा अगर वीडियो तैयार हो तो पहले वीडियो लगा दीजिए और फिर हम लोग इस विषय पे बातचीत करेंगे कि क्या है इस में और पूरे नारेबाजी घटनाक्रम के बीच विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। आज सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया। इसके बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इस मौके पर सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने भी सदन में सरकार विरोधी नारे लगाए। इसी बीच माना जा रहा है सरकार इस बजट सत्र में कई योजनाओं के लिए युवाओं पर फोकस कर सकती है। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही जातीय जनगणना पर सवाल उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, जनता परेशान है, सरकार ने झूठे वादे किए। अखिलेश ने बेरोजगारी पर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह बुलडोजर का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्र की शुरुआत से पहले लखनऊ में विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों के बीच भी झड़प हुई। जहां बीजेपी ने इस बजट सत्र को सबसे अलग बजट बताया तो वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगे रहे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वह विधानसभा कानपुर देहात जिले में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कथित तौर पर आत्मदाह के कारण एक महिला और उनकी बेटी की मौत का मुद्दा उठाया। उधर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना सिंह ने कहा बजट सेशन में सबसे ज्यादा सदन लंबा चलना चाहिए। इस सहमति भी बन गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे, नौजवान की बेरोजगारी, किसानों की महंगाई से जुड़े मुद्दों को पार्टी सदन में उठाना भी बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या जाति की राजनीति बिगाड़ सकती है 2024 में भाजपा का खेल। सुशील दुबे जी, ये एक दौर वो था जब राम जन्मभूमि आंदोलन पीक पिता बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी। तब मुलायम सिंह और काशीराम मिले थे और नारा लगाता मिले मुलायम और काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आपको याद होगा वो नारा। सुशील जी, अभी भी जो जातीय चिंगारी सुशील जी, आवाज क्या आपके पीछे से आपके आ रही है? बंद कर दी। हाँ, वो फ्लैट के सामने है लोग। हाँ। तो सुशील जी, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप राजनीति के बहुत करीबी से आपने देखा है कि अगर ये जो जातीय चिंगारी भड़की, जातीय मुद्दे उभरे, तो पहले भी हमने देखा है कि जातीय मुद्दे हमेशा सांप्रदायिक राजनीति, धर्म की राजनीति पर भारी पड़ जाते हैं। क्या 2024 में इस तरह पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? योगी योगी योगी, देखिए परंपरा है संजय जी, जब वो लोकसभा में कोई सवाल उठता है तो विपक्षी सांसद यो मोदी 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 करके पेज थपथपाते। हमारे पास मेज नहीं है, कौन सांसद भी नहीं है। अब यूपी का मामला है, आप ऐसे वीर पत्रकार सवाल करें तो मैं योगी 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 तो करूंगा ही करूंगा। दूसरी बात मैं बधाई देगा, आज जो विधानसभा के बाली ने एक अखबार ने हेडिंग लिखी है कि विधानसभा के बाली और प्रवीण दुबे जी की उसमें फोटो पूरी सी फ्रंट पेज पे हेड में एक कोई जन एक्सप्रेस करके है। तो अब जब पत्रकार गण अपने अखबार का पहला पन्ना हेडलाइन प्रदीप दुबे पे खर्च करेंगे, बजाय उस पे कानपुर पे खर्च करने के, बजाय सचान पे खर्च करने के, बजाय आजम खां पे खर्च करने के, तो सूरत हाल ये तो होगा ही होगा। संजय जी, एक बड़ी शादी हुई लखनऊ में, उसमें प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जब नमूदार हुए शादी में, बड़े पत्रकार की शादी थी, तो मान्यता प्राप्त संघ के वीर बाहुबली जो पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, लोग समझ जाएंगे, वो रेड कारपेट बन गए एकदम से उनके आगे, रेड कारपेट। अब पत्रकारों भीड़ दौड़ने लगी, कोई चम्मच ला रहा है तो कोई काफी ला रहा है तो कोई सब, और जो समझ में आ रहा है उसको, अब वो बेचारे दहशत में कि मैं क्या करूं कैसे, और एक से एक लोग, मतलब उधर वो दूल्हा और वो अलग, वो दूल्हे के बाप, इधर पूरी। तो अब जब सूरत हाल ये होगा, नावेद भाई हंस रहे हैं, उस शादी में नावेद भाई थे, हम भी थे, तो अब जब बाहुबली की ये स्थिति होगी, और फिर एक गैंग भी तो है जो फूल माला शाल और बुके लेके घूमता रहता है उनके अधिकारियों का, जहां जो मिला पकड़ के माला डाल दी, बुके पकड़ा लिया, फोटो खींच ली, आ गई। तो ये पिटना, ये अभी तो कम पिटे हैं।
जब 14 के बाद का हिंदू नहीं हो सकता है, राजनीति नहीं हो सकती है, जब संत यहाँ पर मुख्यमंत्री हो सकता है, तो अब वो पत्रकार गए। संजय जी, किसी की हिम्मत है तो संजय शर्मा को उठा के देख ले। आपसे सवाल कर रहा हूं, है किसी की हिम्मत तो कोई बता दे। देश का कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई माफिया और कोई पत्रकार जो अपने को बड़ा बाहुबली नेता कहता हो, आपकी तरफ आंख उठा के ढंग से देख ले तो मैं जो कहिए वो हार जाऊं। कोई हो बता दीजिए। नहीं, मैं मुंह, क्योंकि आपने अपने आप को इस लायक बनाया है ना। आप भी घूमने लगो पास के लिए। अब आप बताइए, जी समिट में क्या नरक हुआ? थाली में जिन जूतों में से दाल बटती है, जूतों में पास बटे थे। मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन क्या कर रही है? क्यों नहीं सूची बना के दे दी कि ये नावेद सिको सीनियर है, प्रबल प्रताप सीनियर है, ये सीनियर है, संजय सिंह, इनके घर में पास जाएगा, सूचना के लोग पास लेके जाएंगे। वहां धक्के खा रहे हैं लोग गले में डालकर। किसी को वो एक लाइन नहीं लिखी किसी ने, एक स्टोरी नहीं लिखी किसी ने। समिट पे 36 लाख करोड़ के हो गए, तो ये पिटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अभी तो कम पिटे हैं, अभी तो मार्शलों पीटा है। कहीं बाउंसर रख लिए गए, अगर कहीं बाउंसर रख लिए प्रदीप दुबे जी ने और किसी और ने या सचिवालय प्रशासन ने, तो बाउंसर तो सचिवालय के मार्शल तो फिर भी सज्जन होते हैं, माफ कीजिएगा। हम देख रहे थे वीडियो, बड़े हाथ जोड़ रहे थे, वो कर रहे थे। आप बताओ, बाउंसर रख लिए तो क्या होगा? कौन रोक लेगा? तो स्थितियां ये है कि पत्रकारों को अब समझ जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा सीमा लांघ जाए, तो अपनी सीमा भी तय कर लें। और न तय कर पाए तो संजय शर्मा से पूछ लें, एक क्लास कर दो जावेद भाई, एक क्लास करा दो एनएक्सी में जो मीडिया हाउस हाल है, इनसे क्लास ले लें। हालांकि बहुतों को बड़ा बुरा लगेगा हमारी इस भाषा को, इनसे क्लास ले लें 2 घंटे की। उसके बाद कोई पिटेगा नहीं, सबका सम्मान बढ़ जाएगा। हमने भी 40-40 मानताएं दी अपने दस्तखत से, प्रदेश से लेकर जिले तक की 40-46 मानताएं 8 साल तक दी हैं। तो ऐसे आप पिटोगे नहीं। आप वहां तय करके आओ, आप वहां तय करके आओगे कि आज हम ये दिखाएंगे, आज हम संजय शर्मा को वो करेंगे, आज हम प्रबल प्रताप को। जब आप पहले से एजेंडा लेके आओगे तो पिटोगे ठुकोगे तो भाई। हाँ हुजूर बताइए। जी, मेरा उदाहरण इसलिए मत लीजिए कि मुझे ना सचिवालय पास मिलता है, ना किसी कार्यक्रम का पास मिलता है, ना मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पास मिलता है, ना मुख्यमंत्री की खिचड़ी का पास मिलता है। मैं गरीब अपने दफ्तर में बैठे काम चलाता हूँ। आप तभी तो पढ़वा रहे हैं। अरे संजय शर्मा जी, आप सुनिए, लखनऊ से निकल के आप स्टेट में पहुंच चुके हो, स्टेट में पहुंच चुके। ऐसा नहीं है मैं आपसे मुझे एक काफी का रवादार नहीं हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके जमीर, जो आपकी कलम का जमीर जिंदा है संजय शर्मा जी, इसके लिए मैं आपकी एक काफी रवादार हूं तो बता दीजिए। मैं आज तक आपके दफ्तर गया हूं तो बता दीजिए। आपने मुझे गुलदस्ता भिजवाया तो बता दीजिए। आपने जो 100 ग्राम मिठाई भिजवाई तो बता दीजिए। लेकिन आपका जो जमीर बोलता है, मैं तो आज तक आना नहीं मिला हूं आपसे। कभी शादी ब्याह कहीं मिल गया तो नमस्कार हो गई तो हो गई। तो आपका जो जमीर कलम का जिंदा है संजय भाई, मैं इसके लिए आपकी सलूट करता हूं। बैठे तो है प्रवास, बैठे तो है ना, नहीं बाकी अब उस पर आ रहा हूं। अब नहीं, मैं बताऊं संजय भैया, मैंने वो दिन देखे हैं कि डीआई उन पत्रकारों को नाम क्या लूं जो पत्रकार आज रोते हैं, आंसू आंसू बहाते, बुजुर्ग पत्रकार हमसे मिलते हैं, दुबे जी वो दिन, कौन से दिन? जब सीएम, प्रदेश का सीएम और डीआई तो सीधे बात होती थी फोन पे। जब संजय पीए आया, सीएम का पीए, कि संजय शर्मा जी आपसे सीएम साहब बात करना चाहते हैं, वो दिन लद गए। ये पत्रकारों ने ये दिन दिखाए हैं, अब रोते हैं वो दुबे जी, आप सीएम के कुत्ते गुल्लू के ऊपर स्टोरी करोगे तो एक दिन गुल्लू तो आप भी बन जाओगे। इसमें तो देखा हमने, गुल्लू को स्टोरी पढ़ी हमने, तो आज गुल्लू बन तो गए। ये गुल्लू तो बने नहीं। ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा बहुत आवश्यक। अरे चौथा स्तंभ है, गुल्लू की स्टोरी में पढ़ी थी। अरे वो खिला रहे हैं योगी जी, वो क्या खिला रहे हैं उसको, एक काले वाले छोटे से वाले को वो खिला रहे हैं, वो दिखाते हैं, वो खिलाते हुए। अरे वो पेडिग्री होती है, एक गोलिया पेडिग्री क्या होता। खैर संजय जी, अच्छा अब आइए इस पे। संजय भाई, कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को। जहां पर जहर उगलने वाले, उल्टी करने वाले, राजनीतिक और सामाजिक उल्टी करने वाले लोग होंगे, वहां पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी रामायण 24 घंटे पाठ होती है, सुंदरकांड होता है, और 60-70% यही लोग पढ़ते हैं, उसी चौपाई को पढ़ते हैं। अब आप हमें बताइए, अभी कितना बीभत्स कांड हुआ है कानपुर देहात में, और जो कानपुर देहात की जिला पंचायत कृष्णा गौतम
जो गाली बक रही है, अगर आप सुन रहे हैं तो कान में शीशा पिघल जाए। वो क्या शूद्र है? क्या वो महिला है? अगर वो लिखा है शूद्र पशु नारी जिसके लिए परेशान व्याकुल है, संजय ये मौर्य, स्वामी मौर्य जिसके लिए व्याकुल है, वो गाली सुन ले। वो महिला कहां से दिख रही है? वो शूद्र कहां से दिख रही है? वो चप्पल उठा के पोस्टमार्टम हाउस में सैकड़ों पुलिस वालों के सामने क्या गजब गाली दे रही है। बाप कसम खुदा की, मैं तो दहशत में हूं वो गाली सुन के। और फिर एफआईआर ऊपर से। अब बताओ, शूद्र वो ब्राह्मण हुआ कि शूद्र वो हुई? अभी संजय इससे मौर्य से पूछिए, स्वामी मौर्य से, कि कौन शूद्र हुआ कौन महिला हुई। वो बेचारा रिया रहा है जो वहां पर गया था पंडित ने। लोग कहेंगे कि सुशील दुबे पंडित हैं, आज पंडितों के पक्ष में। बेशक पंडित हूं, बेशक पंडित हूं, गर्व है कि मैं पंडित हूं, गर्व है मैं पंडित गोत्र का हूं, गर्व है मैं पंडित गोत्र का हूं। लेकिन अगर जहां संजय शर्मा, देखिए संजय शर्मा जहां जुल्म होता है आवाज उठाते हैं। इतनी बड़ी भीभत्स घटना हो गई और कोई मंत्री, होमगार्ड मंत्री तक नहीं गया संजय भैया, तो जीतेगी तो है, ये क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्लियर संदेश है। एक होमगार्ड मंत्री नहीं गया है, होमगार्ड मंत्री। वो तो छोड़ दिए, दो एसआईटी बन गई हैं, सामने सब कुछ हुआ। मिनिस्टर है, गई थी वो। आपकी डीएम नाच रही है, डीएम नाच रही है, वो कह रही है मेरा असेसमेंट करेक्टर असेसिनेशन हो रहा है कानपुर महोत्सव पे। तो ये सब लोग डीएम के नाचने में भी आपत्ति है? डीएम के घर में तिलक हो रहा हो, डीएम के घर में एट होम हो रहा हो, डीएम के घर में मुंडन हो रहा हो, डीएम घर में बर्थडे पार्टी हो रही, खूब नाचे, जिस टाइप से चाहे उस टाइप से नाचे। लेकिन कानपुर एक डीएम, आदरणीय नेहा जैन जी के घर में डीएम कानपुर पद पे है वो, और लखनऊ महोत्सव में 16वीं सदी की बातें कर रहे हैं। एक महिला अफसर डांस कर रही है, तो आपके पुरुष वाला जो वो है ना, वो आ रहा है। तो 16वीं सदी, तो ये 21 स्वामी मौर्य भी 21वीं सदी की बात करे। ये फिर 600 साल पहले की बात कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ये भी तो आज की, फिर अगर आज की बात करनी, फिर सबको आज के पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। चाउमीन बर्गर के पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, ऑनलाइन के पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, चंद्रमा के पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। हम चंद्रमा में प्लाट ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर ये दलित और महिला और शूद्र ढोल गवार में पड़े हुए हैं। हम जिंदा जलाए दे रहे हैं, हम जिंदा जल रहे हैं। चीख लड़का कह रहा है मेरी मम्मी मर रही है, जल रही है। वहां पर हम सुचिता, रामायण, महाभारत और उसका ज्ञान दे रहे हैं हम लोग बैठ के। क्या राजनीति हो गई है? क्या संवेदनाएं मर गई है, शून्य हो गई है? ये आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, इसलिए तरह बोल रहा हूं। ये अच्छा एक चीज बताइए, नाखून, चलिए वो कब्जा किए थे, तो कब्जा तो नोएडा में भी बहुत कुछ है, बड़े बड़े मंत्रियों का कब्जा है नोएडा में। आपकी गोमती नगर में 90% कब्जा है मंत्री अधिकारियों का, उन्होंने एक झोपड़ी कब्जा कर ली थी। अच्छा, तो मैं यही सोच रहा था, मैं सुशील जी, ये आपने मेरे मन की बात के विषय से अलग हटके, लेकिन मैं सोच रहा था बेचारी एक महिला झोपड़ी बचाने के लिए माँ बेटी मर गई। और लखनऊ में याद है संजय सेठ है शालीमार बिल्डर के, उनको एक नोटिस दे दिया था, उनके अवैध बिल्डिंग बने हुए, वो गायब हो गए, उन्होंने धमका दिया मुझे नोटिस दे दिया। आज ही संजय सेठ का अपार्टमेंट, ये एग्जैक्टली संजय भाई, तो सबको साफ सूंघ गया था। एलडीए के बीसी की मकान की अभी वो क्या वो या इनकम टैक्स ने हजारों करोड़, क्या कितने 100 करोड़ का मकान हो जिनकी आय से, वो नोटिस वहां भी तो गई है इनकम टैक्स की, एक नोटिस है। आपका कहना ये है कि ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं राजी होती है। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। प्रबल प्रताप जी, आज सुशील जी से विषय से अलग हटके काफी सारी बातें हो गई। रो में थे आज वो पत्रकारों वाले मामले में। जाहिर है सुशील जी ने जिस दौर में पत्रकारिता देखी है, कहीं ना कहीं सीनियर जर्नलिस्ट को खराब लगता है कि बहुत अपमानित किया गया आज पत्रकारों को विधानसभा में, और खराब बात है, ये पत्रकारों के संग ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। प्रबल प्रताप जी, मैं आज के विषय पे आता हूँ कि अगर जाति की राजनीति तेज होती है, पिछड़ों और दलितों के अंदर ये बात बैठती है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी, इसमें हर हालत में पिछड़ों को, दलितों को और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक टिप्पणी नहीं की गई है। ये बात अगर पिछड़ों को, दलितों के दिमाग में आ गई तो क्या ये बात सांप्रदायिक माहौल, धार्मिक माहौल, इस पर भारी पड़ सकती है? और ये मुद्दा तूल पकड़ा तो नुकसान किसको होगा, सपा को या भाजपा को? प्रबल प्रताप जी। धन्यवाद मनोज भाई। पहले तो मैं, 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे थे, कल उन पर लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज हो, मैं उसकी निंदा करता हूं अपने संगठन भारतीय किसान यूनियन नस्ली की तरफ से। दूसरा जो घटना आज गोदी मीडिया के पत्रकारों के ऊपर हुआ है, जो हमला हुआ है,
जबकि पत्रकार, जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे, यही पत्रकार जो है हम लोगों को आतंकवादी कहा करते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सुर में सुर, प्रवक्ताओं के सुर में सुर मिलाते थे। उसके बावजूद 2022 के इलेक्शन जीतने पर योगी आदित्यनाथ के इन्हीं पत्रकारों के द्वारा स्टूडियो में डांस करने के बावजूद आज उन पर जो हमला हुआ है इन फांसीवादी ताकतों का, मैं उसकी निंदा और भर्त्सना करता हूं। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि रामचरितमानस हो कि चौपाइया हो या जातिगत जनगणना, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं कराएगी। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जिस बंच ऑफ थॉट्स, गुरु गोरवलकर के जो बंच ऑफ थॉट्स है, वह उनकी समझ लीजिए संविधान है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। उसमें गुरु गोरवलकर कहते हैं कि मैं पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों की सत्ता, महिलाओं की सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करना, राज स्वीकार करना पसंद करूंगा। ये तो जब ये कौन सा है? हमने तो संघ का कभी नहीं पढ़ा। ये प्रबल प्रताप की ये लाइन आप कहां ये से बंच ऑफ गुरु गोरवलकर जी जो संघ के प्रमुख थे, द्वितीय प्रमुख थे, उन्होंने एक किताब लिखी बंच ऑफ थॉट। सुशील दुबे जी बताएंगे, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बताएंगे, और उस किताब को निकलवा के पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसी विचारधारा के, ईमानदारी से नहीं पढ़ी है मैंने, पढ़ लूं। उसी विचारधारा के अनुरूप ये भारतीय जनता पार्टी चलती है, ये आरएसएस चलती है। अब जहां तक आपने बोला जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना का एक साइंटिफिक डाटा आता है जिसमें आप जाति ही नहीं गिनते हैं, आप उनकी राजनीतिक, शैक्षिक, उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थितियों को आप गिनते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं, और उस साइंटिफिक डाटा के अनुरूप ही आप समाज में नए तरीके विकास की कोशिश करते हैं कि समाज में कौन सा वर्ग विशेष पीछे छूट गया है। आज 70-75 वर्ष होने के बावजूद समाज में तमाम ऐसे वर्ग विशेष हैं जिनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अभी भी विकास से बहुत दूर हैं। काफी समाज में 30 वर्षों के बाद, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, 30 वर्षों के बाद तमाम जो सरकारी नौकरियां आती थी, तमाम सामाजिक वर्गों को मिलती थी, वह भी नौकरियां दूर हो गई, क्योंकि सरकार ने, वर्तमान की सरकार जो 2014 से चल रही है, उसने तमाम सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी। तमाम सरकारी कंपनियों को मिस्टर नरेंद्र मोदी, जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया, सेल्समैन ऑफ अडानी, उन्होंने तमाम कंपनियों को, अडानी को बेच दिया है। तो सरकारी कंपनियों में अब रोजगार नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर अगर चिंतन होगा और इन सब विषयों को लेकर अगर जातिगत जनगणना हुई, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सर्वेक्षण भी आए, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नंगी हो जाएगी, आरएसएस नंगी हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि 9 वर्षों में, 8 वर्षों में उन्होंने भारत का क्या हाल करके रखा है। जहां तक रामचरितमानस की बात आप कर रहे हैं, मैं रामचरितमानस मैंने पढ़ा नहीं है। मैं स्पिरिचुअल तो हूं, ईश्वर में मेरा है कि मतलब एक प्राकृतिक कोई है, ताकत है, लेकिन मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इन सब ग्रंथों को पढ़ा हो, अध्ययन किया हो। मैंने अध्ययन नहीं किया है। लेकिन अगर इस तरह की चौपाइयां अगर हैं और समाज के अंदर कोई बात अगर दर्शन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपस में बैठकर एक दूसरे की विमर्श करके किसी चीजों में समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं निकाला जाएगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है, आज जिस तरीके से उसने पत्रकारों को पीटा है, पिटवाया है और विधायकों को खिंचवाया है, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो हम कहें वही सत्य है। अब आप देखिए कि मिस्टर मोहन भागवत, प्रमुख आरएसएस, उन्होंने कहा कि जाति जो है, जाति व्यवस्था बनाई पंडितों ने। अब पंडितों का अर्थ क्या हुआ? जब ब्राह्मणों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा पंडित का विद्वान होता है। अब एक स्टोरी और चल रही है संजय जी भाई, कि ये खासकर महाराष्ट्र में चल रही है और उस पर तमाम आर्टिकल भी लिखे गए हैं। एक आध आर्टिकल मेरे हाथ में आया है कि ये जो चित पावन ब्राह्मण हैं, ये चित पावन ब्राह्मण भारत के बेसिकली है ही नहीं। यह तो 11 यहूदी इजराइल से आए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को चित पावन ब्राह्मण घोषित कर दिया। अब क्योंकि इसके पीछे प्रमाण है, इसके पीछे ये भी है, सुरेंद्र दुबे जी मुझे सही कहें, गलत अगर मैं कहूं तो उसे मैं सही कर दें,
कि उस समय स्थिति यह थी कि इनके लिए अलग घाट होता था, शादी विवाह देशज जो ब्राह्मण थे उनको। जी, आप ये चित पावन ब्राह्मणों पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संघ की कमान चित पावन ब्राह्मणों पर है। आप असली मकसद बताइए, निशाना आपका चित पावन ब्राह्मण नहीं है, आरएसएस है, इसलिए आप उस पर हमला कर रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं, देखिए इसके पीछे कारण है। देशस्थ ब्राह्मण जो थे, जो सुशील दुबे जी हैं और बाकी और लोग हैं, वह लोग कभी भी देश के अंदर माफी नहीं मांगे हैं। चित्तू पांडे हो, मंगल पांडे हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो या चंद्रशेखर आजाद हो, उन्होंने फांसी चढ़ गए, वो मर गए, लेकिन अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। यह व्यापारी वर्ग के लोग, व्यापारी विचारधारा के लोग, यहूदी व्यापारी विचारधारा। जी, आपने इतने ब्राह्मणों का नाम बताइए, इतने ही दलित नेता याद क्यों नहीं आते लोगों को? इतने पिछड़े नाम क्यों नजर नहीं आते? मैं बात कह रहा हूं, मैं उन ब्राह्मणों को भी संदेश देना चाहता हूं कि जो आज भी 2 महिलाओं के मृत्यु के बाद भी मोदी मोदी योगी योगी भारतीय जनता पार्टी में अपना तारनहार देख रहे हैं। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि जिन लोगों को लेकर नेता ने प्रबल जी इतनी अपनी पहचान बनाई है कि देश का जनमानस अभी भी उसके नाम को मोदी मोदी कह रहा है, विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहा, तो विपक्ष की गलती है, मोदी की गलती क्या है? जॉर्ज वो जो टीम जॉर्ज है जो इजराइल की, उसने बता तो दिया कि कितने फर्जी अकाउंट है, किस तरीके से हो रहा है। कल सुधीर चौधरी उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता रहा था जॉर्ज को, और आप कह रहे हैं कि जॉर्ज अच्छे आदमी है। सुधीर चौधरी ने कल पूरे शो के मैं टीम जॉर्ज की बात कर रहा हूं, जो इजराइल की एक कंपनी है जिसने जो है नरेंद्र मोदी को जिताने की कोशिश किया, 22 देशों में जिताने की कोशिश की, सरकारों को बदलने की कोशिश की। क्या वो सब चीजें नहीं हो रही हैं? और इनके पीछे, मिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे यह अमेरिकी यहूदी लॉबी नहीं है कि जो इनको एफडीआई इंश्योरेंस क्यों हुआ 100%? क्योंकि यहूदी लॉबी जो है, अमेरिकन यहूदी लॉबी जो है, वो जाति के मुद्दे पे आप कहां ले जा रहे हैं? हम लोग जाति के मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि क्या मैं जाति के ही मुद्दे की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश, इस देश के अंदर लोगों को समझ में आना चाहिए, इन ब्राह्मणों को भी समझ में आना चाहिए, देशस्थ ब्राह्मणों को समझ में आना चाहिए कि जिनको ब्राह्मण मानकर तुम पीछे जा रहे, हिम्मत नहीं है किसी ब्राह्मण नेता के अंदर, जो मैं आज कह रहा हूं, किसी ब्राह्मण नेता के अंदर हिम्मत नहीं है वो कह दे कि ये चितपावन ब्राह्मण यहूदी व्यापारी हैं। और ना हो तो मैं एक आर्टिकल भी भेज दूंगा आपको, उसको पढ़ लीजिएगा। हिम्मत नहीं है। में बड़ी मौज करी है पंडित जी ने बड़ी 10वीं 13वीं खाई है, तो अब थोड़ा बहुत अगर पिछड़ो दलितों में चेतना आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों के विरुद्ध वैमनस्य फैलाकर राजनीति करने की कोशिश वो चितपावन ब्राह्मण कर रहे हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं, वह एक तरफ ये बताइए मुझे, आज तक आरएसएस का प्रमुख कोई क्यों पिछड़ा नहीं हुआ, क्यों दलित नहीं हुआ, कोई महिला क्यों नहीं हुई? अब हो जाएगी। इस विषय पर क्यों नहीं आते? नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आज तक महिला क्यों नहीं हुई? आप बताएंगे? नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये लोग इतने विरोधी हैं, महिला विरोधी, उमा भारती का इस्तीफा ले लिया, और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को हराने की कोशिश किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया, ये सबको पता है। 2018 में जिस दिन किसान यूनियन का अध्यक्ष आप महिला को बनाएंगे, शायद आरएसएस भी उसी दिन महिलाओं को आगे लाएगा। आप किसान यूनियन हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ महिलाएं आती हैं, संघर्ष करती हैं, और मैं स्वागत करता हूं। अगर कोई महिला अगर अध्यक्ष बनेगी तो उसकी अध्यक्षता में मैं काम करने को तैयार हूं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आता हूं प्रबल जी। महेंद्र जी, आज वो कुछ मजेदार वाले टोन में, स्टाइल में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत मुद्दा सीरियस है, लेकिन बात आज पे घुमा फिरा के आप बात भी आ जाती है। लेकिन मेरा सवाल महेंद्र जी यही है कि अगर जो प्रदेश का माहौल है, उत्तर प्रदेश देखिए वो राज्य है जो हर हालत में इस बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये उत्तर प्रदेश तय करेगा। आप कितना भी बातें कह लीजिए, उफान है, तूफान है, लेकिन बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। आसान नहीं कहा जा सकता कि 2024 किसी के लिए भी आसान है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में फोकस है भारतीय जनता पार्टी का कि जो बसपा की सीटें हैं कम से कम वो बीजेपी और जीत जाए। लेकिन ये जो चिंगारी है
जो पिछड़ों में, दलितों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या इसका उभार आएगा, चेतना आएगी, या ये फुस हो जाएगा? जब राम मंदिर बन जाएगा तो उग्र हिंदुत्व होगा और सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए संजय जी, एकदम साफ है कि किस तरीके से 2024 की राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने बिहार से की है। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा और जिस तरीके से बिहार पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने जातीय जनगणना शुरू कर दी, तो ये निश्चित रूप से कोशिश है कि 1990 के दशक की जो मंडल और कमंडल की राजनीति थी उसको फिर से रिवाइव किया जाए, अगर आप आज की भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मात देना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या जनता इस पूरे जो विपक्ष की एक मुझे लगता है रणनीति बन रही है, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाती है कि नहीं, इसमें इन दो राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि और भी बड़े राज्य हैं जिनकी आपने चर्चा की, लेकिन जो ये हिंदी हार्टलैंड है, यही जो है दिल्ली की गद्दी तय करता है, दिल्ली का रास्ता तय करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है, और जातीय जनगणना जो जो मुझे लगता है कि 2024 के पहले जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने जो हिंदुत्व का जो उनकी रणनीति है कि हिंदू धर्म के अंदर सभी जातियों को एक बुके की तरह जोड़ के सबको साथ लाना और उनका राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करके अपने पक्ष में जो है उनका राजनीतिक मत दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को काटने की विपक्ष की रणनीति साफ साफ नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि क्या विपक्ष ने उन बातों की चिंता की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद भी जो है जातियों को माइक्रो मैनेज करने में एक तरीके से 2014 के बाद अगर हम देखें तो एक तरीके से उसने मास्टरी हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो राजभर, उसी तरीके से आप देखिए अभी बिहार में आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो जातियों को माइक्रो मैनेज करने की रणनीति है, साथ साथ हिंदुत्व के साथ, तो इसकी काट क्या विपक्ष खोज पाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, निश्चित रूप से जो अभी घटनाक्रम है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो काफी एक तरीके से उसको सफल देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने जो राष्ट्रीय फलक पे जो उनकी राजनीतिक छवि थी, बार बार उस पर प्रश्न मीडिया द्वारा और हर जगह तरफ से जो उस पर उठाया जा रहा था, उन्होंने अपने आप को एक जो है बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल लीडर की तरह एस्टैब्लिश करने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। उसके साथ साथ नीतीश कुमार का ये दांव, और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो अपनी ही पार्टी के जो ऊंची जात अपर कास्ट के जो नेताओं को बाहर करके और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है समर्थन दिया है, ये पूरी तरीके से साफ दिखाता है कि एक विपक्ष की रणनीति है कि जो मंडल जो कमंडल की राजनीति है उसको हम तभी काउंटर कर सकते हैं जब हिंदू को जातियों में वापस बांट दिया जाए, जिसको कई बार सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, सोशल जस्टिस कहा जाता है। तो तभी हम जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हरा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले कई आप चुनाव देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक ओबीसी के जो है प्रतिनिधित्व के तरफ प्रोजेक्ट किया, जैसा अभी मजाक में, हंसी मजाक में ही बात हो रही थी, हो सकता है कि आरएसएस का मुखिया भी कुछ दिनों में जो है जो नॉन ब्राह्मण जो है उससे आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जो है एक कहें कि बहुत ही प्लान करके एक रणनीति बना के, चाहे उनके तमाम जो पार्टी के संगठन हैं, तमाम जो मंत्री पद हैं, जो तमाम जो है इस तरीके से जो पॉलिटिकल पोस्ट हैं, उस पे नॉन अपर कास्ट और लोगों को बैठाया है और उनको प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको विपक्ष को काटना होगा, उनकी काट खोजनी होगी। और मुझे लगता है विपक्ष ने फिलहाल उनके जो तरकश में तीर है वो जाति जनगणना है,
और इसकी शुरुआत जो जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा उठाएगी और तमाम ऐसे मुद्दों को उठाएगी, और उसी समय मुझे लगता है नीतीश कुमार बिहार में जाति जनगणना का जो परिणाम है वो भी घोषित करेंगे। और ये पूरे विपक्ष की कोशिश होगी कि देश को उस जो है 1990 की राजनीति में जिसकी वजह से ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं ये सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी को जो है उसको काटने का उनके पास और कोई उपाय फिलहाल नहीं। क्योंकि देखिए, हमारे देश में आर्थिक अगर नीतियां देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति है वही कांग्रेस की आर्थिक नीति रही है। वही जो है ऐसा लगता है कि उस पे कोई चर्चा या उस पे कोई वोट, आप जो है महंगाई की बात कर लें, आप बेरोजगारी की बात कर लें, आप तमाम इस तरह की बात कर लें, वो कभी भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ जाति एक यथार्थ है और एक जो इन्हीं जातियों को एक माला में पिरो के भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्व का जो है अपनी अपनी रणनीति बनाई है, जिसको वो बीच बीच में विकास का छौका लगाते रहते हैं कि हाँ ठीक है, एक गुजरात मॉडल था, वाइब्रेंट गुजरात था, आज जो है हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरीके से जो इन्वेस्टर समिट है, और इस तरीके वो कोशिश करते हैं। और एक बहुत बड़ा कि हम जो है लोग जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है, लोक कल्याणकारी योजना है, उसको हम लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तीसरा टर्म होगा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। क्या आज भी एक होता है कि एक फटीक होता है लोगों का किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए, क्या वो करिश्मा, वो ब्रांड मोदी जिसको जो है 2019 में 2024 में प्रोजेक्ट किया गया था, उतना ही जो है बरकरार है? ये देखना होगा कि जनता इसके बारे में क्या राय बनाती है। लेकिन और विपक्ष उस इमेज को नुकसान पहुंचाने में किस हद तक सफल होता है, और यही पूरी कोशिश है। जिस तरीके से अडानी का इशू उठाया जा रहा है और ये तमाम इशू है, विपक्ष जो है घेरने की कोशिश कर रहे। लेकिन संजय जी, एक जो है एक बात है, मुझे लगता नहीं है कि क्या विपक्ष एक एक साथ आ पाएगा। जिस तरीके से 6 महीने पहले नीतीश कुमार ने पूरी कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि अब जो है सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन कल नीतीश कुमार ने खींच में जो है कांग्रेस के बारे में बोला कि कांग्रेस को आगे आके विपक्ष का जो है उसको उसको नेतृत्व करना चाहिए, उसको जो है विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेकिन वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में तमाम ऐसे विपक्षी नेता थे जो महत्वपूर्ण थे, टीएसआर के जो है जो टीएसआर नहीं, अब तो के चंद्रशेखर राव या हमारे यहाँ अखिलेश यादव, ये लोग वहां नहीं गए। तो क्या विपक्ष एक साथ एकजुट हो पाएगा? पहली शर्त। दूसरी शर्त, क्या विपक्ष जो है, जो उनकी जो है जो मंडल की राजनीति है, जो जाति जनगणना का की जो उनकी मांग है, वो मांग उठा के भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व और विकास का एक जो है राजनीतिक रणनीति है, उसको काउंटर कर पाएगा? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले समय में इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। सुशील जी, आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। महेंद्र सिंह जी ने बहुत बढ़िया पिक्चर क्लियर कर दी। लेकिन बड़ी समस्या फिर यही आती है कि जब जातियों की गोलबंदी होती है, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को बहुत मथा। कल्याण सिंह के बाद, आप तो उस राजनीति के गवाह रहे हैं, कल्याण सिंह के बाद पिछड़ी जातियां बीजेपी से अलग हो गई थी। मुलायम सिंह ने पिछड़ी जातियों पे कब्जा किया था। लेकिन जो अखिलेश यादव, क्षमा कीजिएगा, जो अमित शाह का ब्लूप्रिंट था, उसने गैर यादव सारी पिछड़ी जातियों को बीजेपी के पक्ष में लाके खड़ा कर दिया। उनके अंदर धर्म का मुद्दा बिठा दिया। क्या 2024 में वो पिछड़ी जातियां धर्म के उस अफीम के नशे में रहेंगी? उनके अंदर चेतना बोध होगा, मुफ्त का राशन काम कर जाएगा? ये पिछड़े और दलितों की गोलबंदी मायावती के वोट बैंक पे खासतौर से क्या नजर आ रहा है 2024 में किधर जाएगी? माइक 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 सुशील जी, माइक।
माइक 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 माइक। मुफ्त का राशन संजय भैया पश्चिम बंगाल में काम नहीं आया। मुफ्त राशन अभी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के उत्तर प्रदेश में काम नहीं आया, हिमाचल में काम नहीं आया। अब देखिए मेरा ये मानना है बेस में बता रहा हूं आपको, जो महेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से बहुत ज्यादा मैच्योर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो एक विशेष जात से आते हैं, जिसका बड़ा आदर सम्मान होता है। अभी रायपुर में सम्मेलन है, 26, 24, 25 में अधिवेशन है। ये अधिवेशन होने के बाद फुल फ्लैश मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरे बादशाह अकबर हो जाएंगे कांग्रेस की पूरी तरीके से, वहां प्रस्ताव पास होंगे। उसके बाद जो अभी नीतीश जी ने जो कहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए नीतीश जी हुए, खड़गे जी हुए, पवार साहब हुए, ममता जी हुई, केसीआर हुए, बीजू पटनायक हुए, अखिलेश यादव हुए, ले दे के मायावती हुई, ऐसे सब लोग जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं 1 to 1 फाइट होगी। क्योंकि मोदी जी का ऑरा जो 14 में था, विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, वर्ल्ड गुरु, अब आके कई कारण। अब आप बताइए, अगर आपने LIC ली होगी, महेंद्र जी ने LIC ली होगी, प्रबल जी ने LIC ली होगी, तो धक धक हो रहा होगा। जो अभी अडानी वाला कांड हुआ है, जिसमें शेयर गिरे हैं, जिसमें LIC के ऊपर भी आंच आई है, वो लोग दे रहे हैं कि हम ठीक है। अब देखिए वहां पर ये हिंदू धर्म और स्वामी मौर्य और ये भगवत अकबर सब पीछे हो जाएंगे। जिस समय LIC में मेरा पैसा 5 लाख, अब धक धक हो रहा। मैं अपने 6 बार पूछ चुका हूं एजेंट से कि भैया सुरक्षित तो है या मेरा वापस कर दो, नुकसान हो रहा है, लाभ मिले ना मिले वापस कर दो। ये भी जब ऐसे निकासी होती है, तो ये जब चीजें वोट के समय पर आती हैं, और ये बहुत दूर नहीं है, एकदम से चीजें जब घटती हैं तो फिर ऐसे ही घटती हैं वहां पर। और फिर स्वामी मौर्य क्या बता पाएंगे इन सब चीजों को, जिस परंपरा में वो जिंदा रह के पूरी रंगबाजी काटे, अरबपति आदमी है, लाल बत्ती लिए 50 कई साल से घूम रहे हैं, परिवार को, लड़की को MP, वो क्या बताएंगे कौन सी। अच्छा, इस लाइनों में ये लाइनें रोज इस देश का 80% दलित, ब्राह्मण, बैकवर्ड, ठाकुर जो है वो रोज पढ़ता है, रोज गाता है इसी लाइनों को, और उस लाइनों को गौर नहीं करता। और सैकड़ों साल से लाइनें गाई जा रही हैं और हजारों साल तक गाई जाएंगी। इस स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय पर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक चिंतक नहीं है, हिंदू धर्म के ज्ञाता नहीं है, वेद मीमांसा के ज्ञाता नहीं है। ये दांत चिहार देंगे अगर आप वेद पे बात करने लगोगे। एक फर्जीफिकेशन वाला माहौल है। मोदी को मौका मिल गया, गोदी मीडिया को, वो काम कर रहा है। मेरा मानना ये लाइनें कहीं कोई काम नहीं आएगी। और एक नहीं 1 लाख उसके वो आ चुके हैं, 1 लाख से इन लाइनों के ऊपर आ चुके हैं। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। हिंदू खुद ही कंफ्यूज हो गया कि इसका अर्थ क्या। स्वामी मौर्य जो कह रहा है वो सही है, कि ये संजय शर्मा जो कह रहे हैं वो सही है, या प्रभु साहब ने जो विवेचना की है वो सही है। इतना रायता फैल चुका कि ये किस्सा एकदम पीछे हो गया। अब अगर विपक्ष ने, देखिए 10 साल बहुत होता है, पत्नी तक उकता जाती पति का मुंह देख देख के। शादी के बाद 5-7 साल बाद चाय के ऊपर झगड़ा होने लगता है। मोदी गडकरी ने, दुनिया ने देखा है, गडकरी ने नहीं थपथपाई। मोदी गडकरी ने नहीं कहा जिस समय राहुल सवाल कर रहे, उत्तर दे रहे थे मोदी जी। दुनिया ने देखा है, वो वीडियो चल रहा अभी, सब पीछे मोदी। लेकिन गडकरी जी जो बगल बैठे हैं वो ना मोदी कर रहे हैं और ना ही वो जब वो थपथपा रहे हैं। तो वो एक ऑरा होता है। फिर इसके पीछे जो कठपुतलियां होती हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, वो भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स काम करेगी। और अब तय मान लीजिए ये चुनाव 1 to 1 होगा 24 का, और 24 चुनाव के 1 to 1 में 50-56 सीटों का मैटर है, ऊपर नीचे बराबर से मामला आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये मौर्य और भागवत और ये ढोल गवार सूत सुनारी सीधे धर्म और कमंडल के ऊपर आ जाएगा। सामाजिक न्याय और धर्म, इसके बीच में पूरा चुनाव होगा। इस चुनाव में जो बाजी मार ले, कोई लाइनें कहीं, कोई नहीं जागृत होगा, सब सो रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन जब अपने ऊपर बात आएगी, जैसे आ गई अपने ऊपर बात, जितना ब्राह्मण लज्जित अपमानित हुआ है कानपुर देहात वाले कांड में, अंदर देखिए मजबूरी है, स्वार्थ है, सबके स्वार्थ है। कौन मंत्री पद छोड़ देगा, कौन विधायकी छोड़ देगा, कौन जो ठेका पट्टी और खनन के करोड़ों रुपए पट्टे छोड़ देगा, कौन LIC, जब LIC बात आएगी तो कौन कहेगा मेरे LIC निकले, ये अडानी और भागवत और मोदी नहीं, मुझे अपना पैसा चाहिए। उस समय जब वोटिंग अगर ये सोच के होगी तो वोटिंग के परिस्थितियां बदल जाती हैं।
और बहुत जल्दी बदलती है, और करते करते देखिए बढ़ते बढ़ते तो घड़ा भरते ही भरता है। अब ये जो चीजें हैं ये विकास की चीजें नहीं रह गई हैं। अब मोरबी का पुल गिरता है तो मजदूर पकड़ लिए जाते हैं, 2 लोग जिंदा जल के मर जाते हैं स्वतंत्र देश में, देश हिंदुस्तान में, और पकड़ा कौन जाता है? ड्राइवर बुलडोजर का। लेखपाल 36 लोग नामजद हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा है कि एसओ अज्ञात, पिता का नाम अज्ञात, एसडीएम पिता का नाम अज्ञात, फला पिता का नाम अज्ञात, लेखपाल सरकारी आदमी के पिता का नाम अज्ञात। अब आप बताओ, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं चलती है। धर्म हो गया, धर्म तो सन्यासी जी के नाम पे था, 24 तक के लिए दे दिया उन्होंने, वोटरों ने धर्म दे दिया 27 तक के लिए, सॉरी 27 तक के लिए। अब जो देश का धर्म है वो ममता जाने, नीतीश जाने, पवार जाने, केसीआर जाने, बिजू पटनायक जाने, अखिलेश यादव जाने, मायावती जाने, और मल्लिकार्जुन खड़गे जाने, और बाकी राहुल जी अपना भारत जोड़ो मोहब्बत तो फैला ही रहे, तो ठीक है, स्कीम भी कर रहे हैं, फैला भी रहे, लेकिन राजनीतिक भारत जोड़ो की जगह राजनीति भी जोड़ो। स्कीम की जगह पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी फिसलो राहुल जी, स्कीम करो, तब जाके बात आ पाएगी। अभी सुनिए ताजा मामला, अभी इन्होंने 56 लोगों की लिस्ट जारी करी है कांग्रेस ने, ये ऐसी चीज उत्तर प्रदेश से है। राजमाता सोनिया जी का नाम 26वें नंबर पे है। ये कौन सा भारतीय संविधान है जो लिखा जाएगा वही होगा? अरे ऊपर से शुरू करते राजमाता सोनिया जी नंबर 1 ऐसी मेंबर यूपी से। आप समझिए ये स्थितियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जब कांग्रेस ये कर रही है तो ये सब तो थाली में सजा के देंगे ही देंगे। और मैं अभी कह सकता हूं, अखिलेश यादव जी को मैच्योर होना पड़ेगा, बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। ये मुलायम सिंह यादव नहीं है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जो सब कुछ जानते थे, जिन्होंने माफियागिरी को राजनीति में बदल दिया, जिन्होंने अपराधी और माफिया छवि के लोगों को जिले के डीएम और वो बना दिया राजनीतिक, और वहां से 8-8 सीटें, 7-7 सीटें, 9-9 सीटें लेके प्रदेश में सरकार बनाई। अखिलेश जी को समझना पड़ेगा, अखिलेश जी को बताना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा मौर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए शिवपाल यादव है। विवादित मुद्दे बहुत सक्सेस नहीं होते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई संत प्रकृति के व्यक्ति नहीं है, चीखने चिल्लाने वाला आदमी है। कल को अगर ये बीजेपी कहेगी तुमको कैबिनेट बना रहे हैं, स्वामी मौर्य बोलो ये लाइनें, इससे सुंदर अद्भुत लाइनें कोई नहीं है। अगर चीख चीख के मौर्य जी न कहें कि ये लाइनें देश के हिंदुत्व को गर्व महसूस कराने वाली है, चीख चीख के ना बस खाली शपथ दिलवा दीजिए इनको इसी शर्तों में। तो इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बदबू नहीं है अभी। और 23 जो चुनाव 24 का है वो बहुत प्रश्न के घेरे में है, क्योंकि देश की संपत्ति अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा और देश के एक आम आदमी को अगर ये महसूस हो जाएगा, रिक्शा चालक तक को, ई रिक्शा चालक तक को, कि अडानी से ई रिक्शा वाले से क्या लेना रहा। अब अगर वो विवेचना कर रहा है अडानी की, एक जमाने में नंबर 2 वर्ल्ड का और आज नंबर 22 नंबर का, तो संजय जी जहां अगर ई रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टेम्पो वाला अगर अडानी पर डिस्कस करने लगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बदलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेंगी। और बदलने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है। क्या भाई मैं बता रहा हूं ना, ई रिक्शे वाले को अडानी से क्या लेना देना, ऑटो वाले को अडानी से क्या लेना देना। पहले तो खाली महंगाई उस पर बात होती थी, अब मुद्दा वो हो गया है। ये मुद्दे अपील करते हैं, या अपील करते हो, ये अपील अगर ये अपील ये सक्सेस करा लेगा बीजेपी के विपक्ष के लोग तो सक्सेस है, वरना ठीक है आराम से बैठ के राम भजन करिए, क्या दिक्कत है। अब बताइए क्या ये मुद्दा नहीं चलेगा कि घंटे भर में खतौली में 1 महीने बाद सीट खाली हुई, घंटे भर में अब्दुल्ला आजम को भी बेचारे को वोटर नहीं रहने दिया, वो वोटर से भी गया, विधायकी से भी गया, बाप आजम का विधायकी से भी गए, वोटर से भी गए, कब्र से छोटी कोठरी में आराम किए। ये भी मुद्दे उठेंगे कहीं ना कहीं, सही जगह पर उठेंगे, सही वक्त पर उठेंगे, और सही वक्त में को भराने की जरूरत है, भरा लेंगे तो ठीक है। नहीं तो मोदी जी तो है ही है, योगी जी तो है ही है, शाह जी तो है ही है। बिल्कुल ठीक है। वो जो है सुशील जी, कुछ देर बाद आपकी खुशी के लिए थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जी लाइव होने वाले हैं, वो आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बस कुछ मिनटों बाद प्रधानमंत्री सब चैनल पे आने वाले हैं। प्रबल जी, सुशील जी बहुत गुस्से में हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, आप भी इतने नाराज हैं? देखिए, सुशील दुबे जी का नाराज होना स्वाभाविक है कि मुझे लगता है कि कुछ चीजों को हमें थोड़ा सा और साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है या आरएसएस उसको गवर्न कर रहा है, वो सरकारें चल रही हैं,
देखिए, ये फांसीवादी सरकार है और फांसीवाद का सबसे बढ़िया यंत्र होता है धर्म, और पूंजीवाद का सबसे ज्यादा बेहतर यंत्र होता है धर्म और फांसीवाद। तो वो धर्म ही फांसीवाद को बढ़ावा देगा और इसी के थ्रू जो है कॉर्पोरेट लूटेगा, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह है अडानी की लूट, जिसके तरफ जो है सुशील दुबे जी भी बोल रहे थे। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, इसके पहले भी शुरुआत में मैं कह रहा था कि जातिगत जनगणना मात्र इसलिए नहीं कि जातियों को गिनना है, जातिगत जनगणना ये होनी चाहिए शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से क्या विषमताएं आई हैं समाज में, ये पता होना चाहिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी 2001 में पिछड़े बने हैं, ये आपको पता है। जब वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद वो पिछड़े बने हैं, तो मेरे हिसाब से वो तो नकली पिछड़े हैं। तो ये भी होना चाहिए कि उनका समाज जो वो पिछड़े होकर हल्ला कर रहे हैं, घूम घूम के पिछड़ों में भ्रम फैला रहे हैं और पिछड़ों की नौकरी खा रहे हैं। आप देख लीजिए विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के हाल, देश के और विश्वविद्यालयों में, कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो स्थान है उसमें उनको स्थान नहीं मिलता। आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में बता दीजिए कि कितने जज पिछड़े हैं, कितने दलित हैं। आप आ जाइए ब्यूरोक्रेसी में, वहां देख लीजिए। तो जब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग रहेंगे, सामाजिक रूप से पिछड़े रहेंगे और वो दलित पिछड़े रहेंगे और अति पिछड़े पिछड़े ही रह जाएंगे, तो वह कैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला नौजवान, जो छोटा बच्चा होगा जो बस थाली लेकर जाता हो प्राथमिक विद्यालय में, वह कैसे कॉम्पिटिट करेगा वर्ल्ड क्लास के स्टूडेंट्स के साथ? तो ये सब भी तो चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन सब विषयों पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी एक लाइन अच्छा ली है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन वो इसके साथ साथ ये भी बताए समाज में कि साइंटिफिक डाटा के लिए चाहिए, ये देश के विकास के लिए जरूरी है जातिगत जनगणना, मात्र जाति गिनने के लिए नहीं है। हमें सामाजिक रूप से किस तरह के विकास करना है। अभी समाज के अंदर तमाम वो जातियां हैं जिनका अभी एक लेखपाल तक नहीं है। लेखपाल मैं कह रहा हूं, लेखपाल तक नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि इन सब चीजों को हमें सोचना होगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उस स्वरूप से भी लोगों को खास कर देखिए, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, जिस हिसाब से ब्राह्मण समाज के लोग आज सुशील दुबे जी कह रहे हैं, लेकिन सुशील दुबे जी को यह भी सुनना पड़ेगा मुझसे आज। सुशील दुबे जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अगर ब्राह्मण समाज इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थन करेगा तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा वैमनस्यता ब्राह्मण समाज को झेलनी पड़ेगी अन्य जातियों से। इस चीज को मैंने रेखांकित किया है कि यह जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, आप समझ लीजिए उस बयान का निहितार्थ बहुत संदर्भ बहुत बड़ा होगा आने वाले समय में। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस गांव गांव में जाति दंगे भी करवा सकती है, उसको प्रोवोकेट कर सकती है। हिंदू मुसलमान तो जो दंगा होगा वो होगा ही, जातिगत जंगे भी करा सकती है। और इस देश के अंदर तानाशाही लागू करने के लिए अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो इन विपक्षी नेताओं को या तो बाहर जाना पड़ेगा, हमारे जैसे लोग तो जेल में जाएंगे। मैं तैयारी करके बैठा हूं। तो 2024 चलिए संघर्ष जारी रखिए। प्रधानमंत्री जी सब चैनलों पर लाइव हो चुके हैं और हम लोग अभी डिबेट का समय समाप्त हुआ है और हम लोग रात के 8 बजे इसी चैनल पर लुटिया अड्डा पे बात करेंगे। जी डॉक्टर महेंद्र जी, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं। जी डॉक्टर महेंद्र, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है और स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ाने की और उन्होंने जो बयान दिया उसको समर्थन करने की, ये एकदम सही रणनीति है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को अगर वो काउंटर करना चाहते हैं तो उनको कहीं न कहीं जो हिंदू कार्ड है उसके खिलाफ जातियों को आगे लाना पड़ेगा, भले उसके लिए उनको कुछ उच्च जाति के नेताओं का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। ठीक है डॉक्टर महेंद्र सिंह, व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपकी बात से लॉजिकली सही हूँ, सहमत हूँ। इसी मेरा भी अपना व्यक्तिगत ख्याल यह है कि अखिलेश जी ने परशुराम का फावड़ा उठाया, मंदिर ब्राह्मणों के मंदिर में गए लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं मिले। तो ब्राह्मण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, ऊंची जातियों में कहूँगा, ऊंची जातियों का बहुमत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उग्र हिंदुत्व के राह पे खड़ा है, तो अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब हो सकती है अगर पिछड़ियों में और दलित जाति में वो संदेश देने का काम कर पाए।
एक्टिव कर पाए। तो रात को 8 बजे हम लुटिया सड्डा में बात करेंगे कि शिवसेना विवाद में मराठी मानुष आखिर किसके साथ। रात के 8 बजे लुटिया सड्डा देखते रहिए। शुक्रिया सुशील जी, महेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि पिछड़ी और दलित जातियों का ये उफान क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। मुझको यकीन है ये परिचर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर बाकी राज्यों की खबर देखना चाहते हैं तो 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक या हमारे अन्य राज्यों के चैनल हैं, इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।